बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन। अब ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के। सबसे पहले तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब हायर एजुकेशन। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन है क्या, यानी देन फिर एनालाइज कर पाएंगे नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन के। नेचर क्या है उसकी, नीड ज़रूरत क्यों है, और स्कोप क्या है उसका ओवरऑल जो है ना माशरे में। एलोबरेट कर पाएंगे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्लानिंग ऑफ हायर एजुकेशन के। वजात कर पाएंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं जो पर्सपेक्टिव देते हैं प्लानिंग ऑफ हायर एजुकेशन को। फिर क्रिटिकली एग्जामिन कर पाएंगे प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान में जो है ना वो। इंट्रोडक्शन क्या है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, टर्म हायर एजुकेशन रेफर्स टू द college and universities where graduate and post graduate courses are being offered along with research programs like MPhil, PhD and post doctoral studies student age 18+। तो हायर एजुकेशन का मतलब ही यही है कि कॉलेज की एजुकेशन और फिर यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन जिस पे जहाँ पे ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर रिसर्च डिग्री वगैरह जैसे MPhil और PhD मास्टर डिग्री और फिर PhD के बाद की डिग्री। तो ये जो है ना मोस्टली 18+ स्टूडेंट यानी 18 से बाद 12 के बाद जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है कि ये हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ फॉर्मल लर्निंग इन which education is provided by universities, college, graduate schools and completed with a diploma। तो हायर एजुकेशन एक फॉर्मल लर्निंग है जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ग्रेजुएट स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं यानी जो कहते हैं डिग्री कॉलेज वगैरह इस तरह। एंड कम्प्लीटेड विद द डिप्लोमा और डिप्लोमा के साथ कंप्लीट होती है कि जिसके एंड पे डिग्री वगैरह आपको मिलती है जैसे BS की, MSc की, MPhil की डिग्री इस तरह। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन में आते हैं आला तालीम में यानी। हाँ, तो ये था इसकी पहले तो डेफिनेशन हो गई थी कि इंट्रोडक्शन कि हायर एजुकेशन है क्या, कि किसके रिलेटेड है। ये मोस्टली वो कहता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के रिलेटेड है जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर रिसर्च डिग्रीज, MPhil और PhD वगैरह जो है पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ की जाती है और मोस्टली ये 18+ स्टूडेंट्स के लिए होती है और फिर इसमें डिप्लोमा वगैरह भी उसने इंक्लूड कर दिए। इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज़ द लास्ट फेज़ ऑफ द एकेडमिक लर्निंग। तो ये आखिरी फेज़ है आफ्टर, क्योंकि हाई स्कूल के बाद स्टेज के बाद जो है ना फोकस किया जाता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज पे या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी एट ए प्रोफेशनल लेवल। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए लोगों को या फिर उनमें एक स्पेशलाइज्ड करने के लिए किसी सब्जेक्ट में जैसे MSc या BS एक ख़ास सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होता है, तो इस तरह स्पेशलाइज उन्हें बनाने के लिए उनको एक ख़ास सब्जेक्ट में जो है जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसको कहते हैं हायर एजुकेशन। और ये लास्ट स्टेज होती है कि एंड वाली जो है ना जैसे अब भी PhD या MPhil ये भी हायर एजुकेशन में आती हैं। Higher education is a program that is regulated by laws and educational framework as stipulated by different countries for students to acquire knowledge at college and university with the aim of obtaining a recognized qualification। तो हायर एजुकेशन जो प्रोग्राम है मेन जो ये रेगुलेट कौन करता है, चलाता है लॉ और एजुकेशन फ्रेमवर्क चलाते हैं। इनका जो मेन मकसद यही होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में ताकि जो लोग हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसा नॉलेज हासिल कर सकें जो एक रिकग्नाइज डिग्री उनको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे, ताकि वो ये उनका एम बेसिकली यही होता है। क्योंकि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वो ख़ास एम के साथ जाते हैं कि मैंने BS बॉटनी, BS करना एजुकेशन, BS जोलॉजी, इस तरह जो है ना वो एक ख़ास सब्जेक्ट में करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना हायर एजुकेशन का होता है, एम होता है कि इसमें स्टूडेंट एक ख़ास क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है ना आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो बंदा कहता है MPhil हूँ मैं या MSc हूँ, तो इसलिए जो है ना ये एक ख़ास डिग्री लेने के लिए हेल्प करता है। नेचर क्या है, ये तो हो गया था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, पहले डेफिनेशन थी, फिर जो है ना हायर एजुकेशन है क्या, क्यों, किस पर्पज़ के लिए, एम क्या होता है इसका। नेचर क्या जी, हायर एजुकेशन फॉर द प्रोग्रेस एंड एक्सीलेंस ऑफ सोसाइटी। तो इसकी नेचर इस तरह की है कि ये प्रोग्रेस के लिए और एक्सीलेंस सोसाइटी के लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा अच्छे, डेमोक्रेसी अच्छी होगी, डेमोक्रेटिकली बहुत ज़्यादा लोग उनको राइट्स ड्यूटीज़ का पता होगा। फिर एनेबल ग्रेजुएट टू मीट वेरियस चैलेंजेस इन अ डायनामिक वर्ल्ड। तो ये जो दुनिया चेंज हो रही है, दिन ब दिन डेवलप हो रही है, इसमें वो वेरियस जो है ना चैलेंज को कोप पर कर पाएंगे, उनको इतनी ताकत होगी कि वो जो वेरियस चैलेंज है वर्ल्ड के उनके साथ उनको सॉल्व कर पाएँ, उन चैलेंज को उनको टैकल कर पाएँ। उनमें स्ट्रॉन्ग अडाबिलिटी टू अ चेंजिंग सोसाइटी, उनमें इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, वो इन्वायरमेंट को, वो वर्ड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, वो पढ़ लिख के जो है ना पढ़ के। तो इसलिए हायर एजुकेशन का बेसिक नेचर ये है कि वो प्रोग्रेस के लिए, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है।
नीड एंड स्कोप क्या, तो ये जहाँ तो कम है लेकिन नेचर में आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं कि एक्सेलेंस बनाने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जो है ना इसकी नेचर इस तरह की है, ताकि ये ना जो यूथ है, जो लोग एजुकेटेड तबका है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसको मोर एजुकेटेड, और फिर लोगों को जो है ना वो, ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जा सकते हैं, एजुकेशन के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को। नीड एंड स्कोप क्या, हायर एजुकेशन इंप्रूव्स एन इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पहली चीज़ होगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है, कि लोगों का अंडरस्टैंडिंग का वे, लोगों का डाइट, फिर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, फिर अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ, अंडरस्टैंडिंग जो है ना इस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाता है वो बंदा, और उसकी क्वालिटी लाइफ की बेहतर हो जाती है। हायर एजुकेशन थ्योरेटिकली विल आल्सो इनेबल टू इंडिविजुअल टू एक्सपेंड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो वो उनकी नॉलेज एक बंदे की, और स्किल भी इंप्रूव होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हो आपको अपना जो होता है, आप खुद साइकोलॉजी आपकी चेंज होती है, अपना टेम्परमेंट, अपने जो लाइफ का वे होता है, जो आपका वे ऑफ होता है वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है, आपका ओपिनियन, उस लिहाज से आप जो है ना वो फिर थॉट क्लियरली इन स्पीच एंड राइटिंग। तो आप स्पीच एंड राइटिंग में पता चलता है आपकी कि वो बंदा जो है ना उसकी कितना उसमें ग्रूमिंग हुई है। तो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कम्युनिटी। तो उसमें वर्ल्ड और कम्युनिटी को अंडरस्टैंड, यानी ग्लोबली वो बंदा एक जो है ना बैठे बैठे पूरी दुनिया के एक जो है ना वो लिख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, किस किस तरह के है। तो ये एजुकेशन का फ़ायदा है कि वो बंदा इतना जो है ना ग्रूम हो जाता है। हायर एजुकेशन ऑफर्स ग्रेजुएट्स मोर जॉब। तो ये एक इसका स्कोप है कि जॉब चूज़ करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो डोंट परस्यू एजुकेशन बियॉन्ड हाई स्कूल एंड ग्रेजुएट्स टिपिकली आर मोर देन नॉन ग्रेजुएट्स। तो ये भी है, लेकिन आजकल चले वो एक अलग इशू है कि आजकल अनपढ़ ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास। आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो वो पढ़े लिखे बंदे के साथ पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अनपढ़ जो है बंदा, जो इतना, या जिसने जो अंडर मैट्रिक है, या फिर जो इतना ग्रेजुएट नहीं है। तो ग्रेजुएट्स के लिए पे भी ज़्यादा होगी, सैलरी वगैरह इस तरह जो है ना ये। हायर एजुकेशन इज़ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्राइवर। तो हायर एजुकेशन की वजह से टेक्नोलॉजी और जो जदाद हो रही हैं वो हो रही हैं। इनका मिशन होता है कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज होती हैं वो फाइंडिंग सोल्यूशन करती हैं, बिग चैलेंजेस जो आते हैं दुनिया में, ग्लोबल प्रायोरिटी एरियाज़ में, उनको करे। हेल्थ वगैरह के लिए जो इश्यूज़ हैं, सोशल इंगेजमेंट, इन चीज़ों को इम्प्रूव करे, एम्ड होता है ताकि जो है ना वो डिज़ाइन करे टेक्नोलॉजिकल दैट रिजल्ट इन न्यू प्रोडक्ट एंड सप्लाइंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर यूज़, ताकि मज़ीद जो है ना टेक्नोलॉजी वगैरह को भी एडवांस किया जाए, चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जाए डे बाई डे। तो ये मोस्टली जो है ना वो काम हो रहा है हायर एजुकेशन की वजह से। हाई एजुकेशन की वजह से एजुकेशन जैसे से बेहतर होती जा रही है, बेटर एजुकेशन के साथ इनोवेशन भी मोर होती जा रही है, मोर डेवलपमेंट होती जा रही है, मोर जो है ना न्यू न्यू चीज़ें डेवलप होकर आ रही हैं। तो नेक्स्ट है द रीज़न फॉर हैविंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज शुड बी कंसर्न विद एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन बढ़ रही है लोगों में, जो है ना वो सिविल राइट्स वगैरह जो है ना लोग मिलजुल के, काफ़ी लोगों में जो है ना पीस आ रहा है। विद द डिस्कवरी ऑफ मैन हाईएस्ट क्रिएटिव अचीवमेंट, लोगों के जो है ना हाईएस्ट क्रिएटिव अचीवमेंट जो है ना वो डिस्कवर हो रहे हैं, वो डिस्टेंट लोगों का जो टैलेंट है वो अच्छे वे में जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट्स हो रहा है। विद द नीड इन एवरी जनरेशन टू क्वेश्चन एंड टू चैलेंज व्हाट हैज़ बीन क्रिएटेड विद द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू डिस्कवरी। तो न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं दुनिया में, ये चीज़ें जो है ना इन्वेंट हो रही हैं, ये सब जो है ना एजुकेशन की वजह से है, हायर एजुकेशन ज़्यादा होने की वजह से। अब ये जो जंदालिया डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन विच आर आल्सो इंडोर्स्ड बाय अदर मेंशन स्कॉलर्स। तो कुछ और स्कॉलर्स ने भी ये मेंशन किए थे। अब ये जंदालिया ने कुछ जो है लिखा है कि बेसिक क्रूशल ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू बिल्ड द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। तो सबसे बाय गिविंग अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कह रहा है टीचर्स के बारे में कि क्रूशल जो ऑब्जेक्टिव है ना हायर एजुकेशन का, वो होता है कि बिल्ड द बिल्डर्स ऑफ द नेशन के, और नेशन बिल्डर्स होते हैं टीचर्स, कि उनको अवेयरनेस दें, प्रोवाइडिंग कंटेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल थाट एंड सवेयर एज थिंक टैंक्स टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इनको, क्योंकि जो हायर एजुकेशन टीचर अगर हायर एजुकेटेड होंगे तो तभी नेशन अच्छी बिल्ड होगी, और जब उनको वो इंटेलेक्चुअल होंगे, वो थिंक टैंक एक जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अगर वो काबिल हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, तो आगे जो है ना वो मज़ीद बेहतरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू क्रिएट एंड डिसमिनेट न्यू नॉलेज थ्रू क्वालिटी रिसर्च एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर कंसीडर टू बी साइंटिफिक एंड सोशल लैब्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन। तो हायर एजुकेशन वो इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें लैब बहुत डेवलप होती है, उनमें नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है,
टीच किया जाता है, बहुत अच्छे से जो है ना चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होता है जो स्टूडेंट जो लर्न करते हैं उनको, और आगे भी वो फिर परमानेंट जो बिहेवियर में डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। फ्रॉम इकॉनमी परस्पेक्टिव, अगर इकॉनमी के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो हायर एजुकेशन शुड मीट द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ह्यूमन हैविंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स। तो हायर एजुकेशन की वजह से ही जो डिमांड है इंडस्ट्री की, जो लोगों की डिमांड है फूड की या फिर जो भी, उसको बेहतर किया जा रहा है। यानी ये हायर एजुकेशन के थ्रू ही है कि जो ऐसी जो है ना क्रॉप्स डेवलप हो गई हैं, ऐसी क्रॉप्स जो है ना उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स वगैरह आ गया है कि ज़्यादा फूड मिल रही है, ठीक है, कम एक ऐसा जंदार है जो 10-10 किलो दूध दे रहा है। ये फिर सारा इसी हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। देन जो है ना वो ऐसी क्रॉप्स आ गई हैं कि फिर एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, बेटर एजुकेशन, बेटर वे आ गए हैं, हर चीज़ को जो है ना इम्प्रूव कर दिया गया क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो ये फिर हायर एजुकेशन का ही है, और इकॉनमी में इसका बहुत बेनिफिट है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं जो कंट्री को बेनिफिट दें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हायर एजुकेशन की वजह से। अब बाय एंड लार्ज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर सपोज टू बिल्ड मोरल करेक्टर बाय inculcating ethical and moral values, attitudinal traits for socialization of individual for the protection and development of societal values। तो हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूट का ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो करेक्टर है, किरदार है इसमें, इस चीज़ में उनका बहुत बड़ा जो है वो कहते हैं कि ये रोल है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं लोगों को मोरली, लोग जो है ना एथिकली, एटीट्यूड लोगों का बेहतर हो रहा है, लोगों को एक ग्लोबल विला वो बना रहे हैं, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेजियन या ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना ओवरऑल दुनिया में लोग पीस से रहें, जिस तरह जो है ना एक दूसरे को जानते हों इस तरह। तो ये हायर एजुकेशन की वजह से इस तरह फिर जो है ना इंडिविजुअल में सोशली उनके राइट्स वगैरह की प्रोटेक्शन हो रही है, जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उनका बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। अनदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हायर एजुकेशन का इज़ टू कोप विद ग्लोबल चैलेंज, के ओवरऑल दुनिया में जो चैलेंज आ रहे हैं उनके साथ उनको फेस करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है बाय प्रोवाइडिंग वायबल प्रैग्मेटिक सोल्यूशन टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ एंड प्रॉब्लम। तो ओवरऑल जो दुनिया में इंटरनेशनल और नेशनल इशूज़ आ रहे हैं उनको इसकी मदद से सॉल्व किया जा रहा है। जो हाई एजुकेटेड लोग हैं, जिन लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, बेहतरीन उनके पास नॉलेज है, वो इन चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे कोरोना बेशक देखे चाइना में, लेकिन अमेरिका में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फिर जो था कि अभी कुछ इस तरह जैसे डिजीज़ वगैरह हैं वो एक कंट्री में है लेकिन पूरी दुनिया में उन पे काम हो रहा है। फिर इस तरह की जो है ना वो, ताकि पूरी दुनिया में जो है इन चीज़ों पे काम हो रहा है। ये इन नटशेल अकॉर्डिंग टू जंदलिया हायर एजुकेशन शुड सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट फ्राम ऑल परस्पेक्टिव, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली। तो अगर मुख्तसर आप कहें तो हायर एजुकेशन के कोई एक बेनिफिट नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा और बेसिक जो रोल है सोसाइटी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जो हायर एजुकेशन है इसका बेनिफिट है, पर्सपेक्टिव जो है ना अगर आप हर एंगल से देखें तो सोशली फ़ायदा हो रहा है, लोग सोशली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, सोशली लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मेल जोल जो होता है वो मिलनसार हो रहे हैं। लोग जो है ना वो कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी लोग एक दूसरे से लव कर रहे हैं, एक दूसरे से अब मोहब्बत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इकोनॉमिकली बहुत लोग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, कंट्रीज़ जो है ना वो इकोनॉमिकली हायर एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन ज़्यादा होने की वजह से जो लोग जहाँ जिस कंट्री में एजुकेशन ज़्यादा है वो देखें ऑटोमेटिकली डेवलप ही है, उसमें उसके लोग जो हैं वो राइट चॉइस करते हैं, डेमोक्रेटिकली वो कल्चरली उन लोगों का कल्चर बहुत सिविलाइज होता जा रहा है, पॉलिटिकली वो लोग बहुत डेवलप है कि वो बहुत राइट बंदा राइट जॉब के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो ये सब एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि वहाँ उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है। पर्पज़ क्या है? कुछ अब पर्पज़ हैं। सबसे पहले करियर प्रिपरेशन, कि आप पढ़ रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है आपका मेन फोकस होता है कि मैंने पढ़ के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है, या फिर साइंटिस्ट बनना है। तो ये करियर आप एक चूज़ करते हो, आप में जो है ना वो आती है, कैपेबिलिटी आती है, आप इससे आप में एक जो ये हेल्प करता है आपको कि आपने कौन सी जो है ना जॉब आपके लिए अप्रोप्रिएट है, उस लिहाज से जो है ना आप अपने शोबे के लिहाज से, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से जॉब चूज कर सकते हो। ब्रॉडर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अमल करना सीख जाते हो कि इल्म जब आपके पास आता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका इल्म होगा तो ऑटोमेटिक आप उस पर प्रैक्टिकली काम करोगे और वो प्रैक्टिकली बेनिफिट भी होगा आपका। पर्सनल डेवलपमेंट होती है कि एज अ पर्सन आप डेवलप होते हो, आप में मोर से मोर जो है ना चीज़ें डेवलप होती हैं, आप गेन करते हो नॉलेज, फिर जो है ना इम्प्रूव होता है आपका लाइफ स्टाइल। देन जो है ना बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आपकी बेहतरीन होती हैं, आपका
वे ऑफ टॉक, वे ऑफ लिसनिंग, तो वे ऑफ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग वर्ड, ये चीज़ें जो है ना वो आप दूसरों को जो है कन्विंस करने की पावर आपकी बेहतरीन होती है। आपके पास वोकैबुलरी होती है, आपके पास जो है ना नॉलेज होता है, एम्पल ऑफ नॉलेज होता है, आप उसको शेयर करते हो, आप जो है ना कम्युनिकेट करते हो, तो ग्रैब कर लेते हो आप जो एक होता है ना क्राउड उसको, क्योंकि आपके पास जो है ना इतनी इंप्रूवमेंट आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपके अंदर क्रिटिकल थिंक आ जाती है, आप जो है ना हर चीज़ में फिर क्वेश्चन करते हो, उसका आंसर ढूंढते हो, चीज़ों में नए नए जो है ना वो आइडियाज़ इस तरह आते हैं आपके ब्रेन में। रियलाइजेशन ऑफ पैशन, आपके अंदर पैशन आता है, आप रियलाइज़ करते हो, जोश और जज्बे से काम करते हो। ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन आती है, आप डिसिप्लिन हो जाते हो कि जब आप सीखते हो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो फिर आप उनको लाइफ में अप्लाई भी करते हो, तो वो आप में फिर डिसिप्लिन आ जाता है, आप डिसिप्लिन के साथ चलते हो। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आप किस चीज़ को फिर जो है ना चीज़ों को अकम्पलिशमेंट उनको मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हो कि वो चीज़ें जो है ना बेहतर करो आप, और बेहतर तरीके से और उसको कंप्लीट करो। परस्यूइंग ए पैशन, आप फिर जो है ना एक पैशन परस्यू कर लेते हो। पर्सपेक्टिव प्लानिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान में अब क्या है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कराची में हुई थी 27 नवंबर 1 दिसंबर टू 1 दिसंबर 1947 में, कायद आज़म ने उसमें डेलीनेट कहा डिटेल ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म फॉर द कंट्री ऑन द हिस्टोरिक अकोइन। कायद आज़म ने क्या कहा था कि वी हैव टू बिल्ड अप करेक्टर ऑफ ओवर फ्यूचर जनरेशन, वी शुड ट्राई बाय sound education to install into them the highest sense of humor, integrity, responsibility, and selfless service to nation. We have to see what they are fully qualified and equipped to play their part in the various branches of national life in a manner which विल डू ऑनर टू पाकिस्तान। तो कायद आज़म ने इसके बारे में यही कहा था, हिस्टोरिक जो उनका ओकोयन था, ख़िताब था, उन्होंने कहा कि हमें अगर अपनी फ्यूचर की जनरेशन को बेहतरीन उनका करैक्टर बिल्ड करना है तो हमें साउंड एजुकेशन उनमें इंस्टॉल करनी होगी, उनमें हायर सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फलेस, यानी वो दूसरों के लिए काम करें, ऐसा जज्बा उनके अंदर, नेशन के लिए काम करें, जज्बा डालना होगा, उनको क्वालिफाइड बनाना होगा ताकि जो है ना ये पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान को हेल्प करे तरक्की में। तो ये एक था। फिर पाकिस्तान में एक प्लान आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसको कहते हैं 1950 टू 1960। इसमें 6 यूनिवर्सिटी जो थी ना वो एग्जिस्ट कर रही थी टाइम पे, उसको 16% ऑफ द बजट फॉर एजुकेशन जो है ना वो दिया गया उस टाइम, ताकि जो है ना एजुकेशन पे काम हो, एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। फिर इस प्लान के मुताबिक जो है ना इसको बेटर मैनेजमेंट फॉर टेरिटरी एजुकेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फिर अकाउंटेबिलिटी और कहा कि ऑटोनॉमी हम जो है ना इसको चेक करेंगे बेटर मैनेजमेंट के लिए। तो इस प्लान को जो है ना वो कामयाब बनाने की कोशिश की गई। फिर उसमें जो है ना वो काम किया गया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ताकि हायर एजुकेशन पाकिस्तान में लाई जाए। इसका बेसिक बेनिफिट यही था, जो पर्पज़ था वो एम यही था कि जो है ना मुल्क में यूथ को जो है ना वो एजुकेटेड बनाया जाए, ताकि कंट्री में आगे जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस में वो हिस्सा ले सकें, टेक पार्ट कर सकें। तो प्रपोजल फॉर ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी फॉर एवरी प्रोविंस वाज मेड टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद द यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड द गवर्नमेंट। तो यूनिवर्सिटी जो था ग्रांट कमेटी, उनको ये बनाया गया इम्प्रूव, ताकि वो कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करें इसके यूनिवर्सिटी बोर्ड और गवर्नमेंट के साथ, ताकि एजुकेशन, हाई एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इसलिए उस पर उनने बजट का भी जो है वो 16% बजट भी अनाउंस किया। फिर जो ना अदर एरियाज़ जिनमें प्लान वर रिसर्च, जिसमें रिसर्च करना चाहते थे, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, मार्च ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज विद यूनिवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडीज़। तो ये फिर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की गई ताकि रिसर्च डेवलप हो, प्लानिंग की गई, एक्सचेंज प्रोग्राम, मर्जर ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज़, ताकि जो है ना मज़ीद डेवलपमेंट हो जाए। बेसिक जो पर्पस था वो यही था, क्योंकि अभी एक न्यू कंट्री था, तो एज अ न्यू कंट्री बहुत से जो है ना वो बेसिक जो मसाइल थे, जो चैलेंज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका सलूशन यही था कि यूथ को एजुकेट किया जाए प्रोविंस वगैरह में हर लेवल पे, ताकि जो है ना वो फ्यूचर में बेनिफिट हो। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लान फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड ओनली 69% ऑफ इट। तो बेसिकल तो ये फेल ही हो गया, लेकिन 69% जो है ना वो कुछ ना कुछ इसमें अचीवमेंट हुई, कुछ ना कुछ चलें। वो फर्स्ट प्लान था, क्योंकि अभी न्यू गवर्नमेंट थी, क्योंकि मुल्क का निज़ाम पूरा जो था ना वो क्या कहते हैं उसको, डेरियोट था, पूरा निज़ाम जो था ना वो उथल बुथल से कहते हैं, या गड़बड़ी था। तो उस वक्त जो है ना वो न्यू कंट्री था, तो ये चलें इतना ही काफ़ी हो गया। नेशनल कमीशन इन ऑन एजुकेशन इन 1959 अब एक ये आया, इसमें फेलियर ऑफ द फर्स्ट प्लान, जो
प्लान वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, तो जो है ना अपॉइंटमेंट हुई नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन इन 1959 थ्रू अ रेजोल्यूशन। तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ना एक आई इसकी नेशनल कमीशन एजुकेशन की। तो इन्होंने पॉलिसी जो है ना अमर्जिंग फ्राम दिस कमीशन वाज टू कम अप विद ए पॉलिसी टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू नेशन एंड मीट द वैल्यूज़ रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन। तो इन्होंने एक पॉलिसी जो है ना अमर्ज की, ये एक पॉलिसी लेके आए जी के जो है ना नेशन की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पॉपुलेशन की बेहतरी के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि जिससे जो है ना एजुकेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग डेवलप हों। दिस पॉलिसी फेल शॉर्ट सिंस इट वाज नॉट based on an evaluation of the reason why a new policy was required and also lacked the precipitation regarding strategy for implementation of the changes in the attitude required by the people about their country and government। तो ये एक शॉर्ट में क्या कि इवाल्वेशन बेस्ड नहीं थी, इसमें कोई प्रॉपर असेसमेंट, यही इस कंट्री का पूरा जो है ना वो रहा है स्टार्टिंग से ही कि इवाल्वेशन इस तरह की चीज़ें चेक एंड बैलेंस नहीं रहा है। इस वजह से जो एटीट्यूड जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो लोगों में वो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ पाया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन की 1959 में? इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू बिल्ड करेक्टर एंड प्रमोट ए लव ऑफ नॉलेज अमॉन्ग द यूथ। तो इनका बेसिक पर्पज़ यही था कि यूथ में लव ऑफ नॉलेज को जो है ना इंक्रीज़ किया जाए, ताकि बिल्ड किया जाए, वो लोग सीखें और जो है कंट्री की बेहतरी के लिए काम करें, बेटरमेंट के लिए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सोसाइटी डेमोक्रेसी वैल्यू रिलेटिंग टू मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी which would aid in developing the need for knowledge of science and public services as the step to national development। ताकि नेशनल डेवलपमेंट को के पर्पज़ के लिए उन्होंने मोरालिटी, मोरल्स, एथिकल वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, सोसाइटी, हर लिहाज से कोशिश की जाए कि बेहतर बनाया जाए चीज़ों को, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, यूथ को इस काबिल बनाया जाए ताकि वो जो कंट्री के मसाइल हैं, जो चैलेंज हैं, उनको वो कोप कर सकें, उनको जो है टैकल कर सकें। तो इसलिए जो है ना वो होवर द पॉलिसी फेल ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल विल। तो पाकिस्तान में मोस्टली जो है ना वो इसी वजह से पॉलिसीज़ फेल हुई हैं कि यहाँ इनने लैक ऑफ बजट, फंड्स वगैरह, या फिर पॉलिटिकल जो थी ना वो पॉलिटिक्स की वजह से, इंटरफेयर की वजह से। तो इसकी एक एग्जांपल वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बोर्ड ऑन टू स्टूडेंट प्रेशर एंड विथड्रू द 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम प्रपोजल। तो गवर्नमेंट ने कोई 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम दिया था, तो वो फिर जो है ना स्टूडेंट ने प्रेशर डाला, स्टूडेंट ने स्ट्राइक्स वगैरह की, तो गवर्नमेंट ने वो मान ली। तो ये फिर यही पावर का मसला था। Then policy was effective in the achievement of agriculture and industrial education objective but not in higher education per se। तो हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से तो नहीं हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में कुछ हुआ, इसलिए जो है ना वो एग्रीकल्चर में उस टाइम का जो है ना आज तक पाकिस्तान कुछ ना कुछ बेहतर कर ही रहा है। अब नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान। जो पहला आया 55 to 60, फिर 59 में हायर एजुकेशन कमीशन आ गया। अब 1965 to 70 तक जो है ना एक थर्ड 5 ईयर प्लान आया। सेकंड में ये था 1959 to 1964, अब 65 जो है ना 70 तक आया। इन ऑर्डर टू होलिस्टिक वे ऑफ पॉलिसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू व्यू द 5 ईयर प्लान ऑफ 1960 to 65, सेकंड 5 ईयर प्लान एंड 1960 थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये दो थे, एक 1960 to 1965 था और तीसरा ये है 1965 to 1970। इस सेकंड प्लान में टारगेटेड किया गया था रिलायंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन ऑन वन एंड अदर एम्फसाइज वोकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो सेकंड प्लान में जो मोस्ट फोकस किया गया था वो किया गया था टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पे, यानी ऐसे जॉब स्किल्स वगैरह सिखाए जाएँ जो लोगों को रोज़गार मुहैया करें, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो रोज़गार हासिल करें। तो दिस प्लान सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें 3 इंजीनियरिंग कॉलेज अप टू ग्रेजुएशन ऑफ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज इंटू यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 यूनिवर्सिटी, इन्हांसमेंट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सीट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की सीट वगैरह बढ़ाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो डेवलप किए गए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है ना उनको इंजीनियरिंग में चेंज किया गया। इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो मेन फोकस तीसरे जो प्रोग्राम था इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर था। फंडिंग आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड एंड प्रोविजन फॉर मेरिट स्कॉलरशिप वाज मेड। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई बच्चों को जो टैलेंट बेस इस तरह की। फिर फ़ंड को इंक्रीज़ किया गया ताकि मज़ीद से मज़ीद जो है ना लोगों तक एजुकेशन पहुँच सके। ऑब्जेक्टिव जो थर्ड प्लान के थे वो थे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एम्फसाइज ऑन क्वालिटी एजुकेशन। एक तो क्वालिटी एजुकेशन हो और ये एम्फसाइज कौन करें, यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन। फर्दर स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फैकल्टी को इम्प्रूव किया गया ताकि
फैकल्टी भी डेवलप हो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हों, और फिर जो है ना उसके लिहाज से यूनिवर्सिटी भी इम्प्रूव हो, यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो, और ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हो। इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन दिस प्लान अचीव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर कॉलेज। तो मोर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और जो है ना 25 कॉलेज और इंक्रीज़ इन स्कॉलरशिप इंक्रीज़ करके दी गई सबके लिए। तो यही बेसिकली यही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाई हो एजुकेशन की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1970 थी उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन स्टैंडर्ड कंटिन्यू टू रिमेन पुअर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वाइड स्प्रेड। तो अब इसमें क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती जा रही थी, फिर रिमेन पूरी थे कंटिन्यू जो है स्टैंडर्ड एजुकेशन का। तो इसके लिहाज से फिर जो है न्यू पॉलिसी आ गई इस एंड में, जिसमें क्या गया इस्लामिक कल्चर वैल्यूज़ को बेस बनाया गया, इंक्रीज लिटरेसी एंड प्रमोट टेक्निकल मैन पावर लीडिंग टू वर्कर्स विद स्किल सेट्स इनेबलिंग देम टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप बेसिकली क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला बन गया था, एक ईवल बन गया था कि लोग तंग थे, ज़ाहिर सी बात है, नया अब कंट्री में इतनी नहीं हो रही थी डेवलपमेंट, रिसोर्सेज नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आप इस्लामिक लेवल, एक तो इस्लामिक कल्चर लेवल को उन्होंने बनाया, फिर इसी तरह लिटरेसी रेट को उन्होंने इंक्रीज़ किया और प्रमोट किया टेक्निकल मैन पावर को, ताकि वर्कर को स्टिल लोगों को इनेबल किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। इस क्वेस्ट में आपको कहता है इंक्रीज लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें मास जो अडल्ट लिटरेसी थी उसको इंक्रीज़ किया गया, प्लान किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन डिसेंट्रलाइज किया गया। रियलिटी हाउएवर वाज डिफरेंस इन द पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड वाज ओनली अ पॉलिटिकल शो। तो ये फिर एक असेंबली तक ही रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में अगर मोस्टली पॉलिसीज़ वगैरह का फेलियर है तो वो पॉलिटिकल जो है ना वो ये पॉलिटिक्स ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें फेल हुई हैं। मंसूबे अच्छे आए हैं, चीज़ें हुई हैं, लेकिन नहीं वो डेवलप नहीं, उसकी इम्प्लीमेंट नहीं, उसकी सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। नेक्स्ट है एजुकेशन पॉलिसी 1972। एजुकेशन पॉलिसी जो 1972 थी वो बाज इन्विजन्स बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ भट्टो ने दी थी। फोकस किया गया था हायर एजुकेशन पे थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन 6 न्यू यूनिवर्सिटी, 2 न्यू कॉलेज, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीज़ इन यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट बाय 56%। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल यानी एजुकेशन को और उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कॉलेज वगैरह के जो है ना इनोग्रेशन किया, इंस्टीट्यूट बनाए ताकि इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हायर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए। डाउन साइड ऑफ इस पॉलिसी का था कि नेशनलाइजेशन वाज दैट द गवर्नमेंट फेस्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड इंक्रीज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंसिडरेबली। तो उन्होंने एक काम किया जो नेशनल लेवल पे लेके गए प्राइवेट सेक्टर को, तो वो महंगा पड़ गया और वो फाइनेंशियल फेस्ड करने पड़े। 4th and 5th ईयर ऑफ जो प्लान्स था 1970 to 1975 एंड 1977 to 1983, ये 5th 5 जो प्लान था इसमें अब क्या था, 5th और 4th जो 4th और 5th प्लान था 5 ईयर, उसमें 1975 70 to 75 और 77 to 83 फॉलोड बाय दिस पॉलिसी। इसमें 4th प्लान में नेशनलाइजेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया एंड द ट्रेजरी वाज बर्नड फर्दर। और इस तरह जो है ना वो जो ख़जाना था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ट्रेजरी जो थी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ही आया। अचीवमेंट तो हुई यूनिवर्सिटीज़ की, कमीशन भी ग्रांट हुए, लेकिन इस्टेब्लिश किया गया एज वेल एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 7 न्यू यूनिवर्सिटीज़, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, स्कॉलरशिप, इनरोलमेंट, एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे दिया गया, उसका बजट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, फंड दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। ये जो 4th प्लान था। डाउन साइड ये था कि एजुकेशन वाज पोलिटिसाइज एंड जॉब्स वर गिवन ऑन ए पॉलिटिकल बेस। तो पॉलिटिक्स फिर आ गई थी, मेरिट नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो नेपोटिज्म वगैरह या फिर जो है ना रिकमेंडेशंस पे काम होता था। 5th एजुकेशन प्लान सो टू बैलेंस एक्सेस टू एजुकेशन। इसने 5th ने कोशिश की कि बैलेंस किया जाए, इंप्रूव की जाए टीचिंग की क्वालिटीज़ को, इंप्रूव किया जाए इंस्टीट्यूशन को एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड मेक हायर एजुकेशन पॉसिबल फॉर यूथ इन डिस्टेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो 5th में यही था कि ताकि बेहतर से बेहतर बनाया जाए, चीज़ों पे काम किया जाए और फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979 जो है ना उसको फॉलोड किया जाता है। मेन फीचर खैर वेयर द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब 1979 में इस्लामिक आइडियोलॉजी आ गई, फिर जो है ना हाँ कंटिन्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स इन हायर एजुकेशन टेंडिंग टू वोकेशनल साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक और टेक्निकल जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको डेवलप करने की कोशिश की, लोगों को डेवलपमेंट के लिए जो है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स खाए जाए, बेनिफिट्स हो। तो ये इट अपीयर्स दैट ऑल द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसीज वर पॉलिटिकल इन नेचर एंड द फीचर वर मेयरली वेरिएशन ऑफ द सेम। तो इनका जो है ना वेरिएशन सेम ही थे, सारा पॉलिटिक्स ही था। फिर 7th आया 1988 to 1992,
7th ईयर प्लान में जो है ना सॉ किया गया कि इंक्रीज़ इन इंजीनियरिंग एजुकेशन, सेटिंग अप द नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस एंड सम एफर्ट्स इन द, अब इसमें NTS वगैरह आ गए कि जो 1988 वाला था। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 आ गया कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर एजुकेशन वाज नॉट ए प्रायोरिटी, हाउएवर एफर्ट्स वर नो ऑन टू मेक एजुकेशन मॉडर्न। इन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाने के बजाय जो है ना वो उसको मॉडर्न बनाने की कोशिश की। हायर एजुकेशन जो है ना इनने डिमांड की कि ड्राइवन है, इसमें अब रिसर्च होनी चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। फिर इन्हें प्रायोरिटाइज किया जी ताकि चेंज वगैरह लाए कंट्री में। इन्हें प्रीवियस पॉलिसी की फेल्ड होने के जो है ना उसमें उसको टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, पॉलिसियाँ नहीं अप्लाई हुई। इंटरेस्टिंग ये था कि नो असेसमेंट हैज़ बीन एवर डिटरमिन था, तो इसमें जो कभी भी फेलियर की वजह असेसमेंट नहीं की और उसको बेहतर नहीं किया। हायर लेवल एजुकेशन जो है ना वो बहुत सफ़र किया है इसने इन चीज़ों की वजह से। फिर 8th 5 ईयर जो प्लान आया 1993-1998, इसमें जो है ना पॉलिसी वाज बनाई गई कि विच प्रोवाइडेड 100 million for higher education. Here again the focus was engineering education and 3 year bachelor degree। 3 year bachelor degree और एजुकेशन पे फोकस किया गया इंजीनियरिंग पे। एडिशनली जो है ना लिंकेज यूनिवर्सिटी अब्रॉड इंक्रीज ट्यूशन्स, इस तरह चीज़ें जो है ना की गई। यूनिवर्सिटी वगैरह का जो है इम्प्रूवमेंट के लिए बजट वगैरह प्रोग्राम किया गया। लेकिन ये भी जो था ना बारगुनिंग प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन एंड इवनिंग प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने भी जो है ना फिर दिस प्लान सॉ किया गया कि जो है ना वो बारगेन किया जाए प्राइवेट सेक्टर के साथ और हायर एजुकेशन इवनिंग जो है ना वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में लाए जाएँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1998 टू 2010 था, अब ये इसमें किया गया कि ये सेट किया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच हैड बीन इलेक्टेड विद स्टेबल मेजोरिटी के साथ जो आई उसके साथ ये कहते हैं फिर जो है पॉलिसीज़ ने रिलाइज़ किया कि हायर एजुकेशन पे लिमिटेड टू फी वाज बेसेट विद पॉलिटिक्स, करिकुला वाज नॉट करंट एंड रेलेवेंट, कि इसमें करिकुलम भी अब डेवलप नहीं था। आप बहुत सी चीज़ें क्योंकि इतना मुशर्रफ साहब थे तो इतना जो था ना वो काम नहीं था, इतना ना कोई प्रॉपर लॉ था ना कुछ, तो वो फिर काफ़ी इसके भी मिसाल थे। गोल इनका क्या था कि हायर एजुकेशन का डिमांड जो है ड्राइवन सुपीरियर किया जाए इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुताबिक, अचीव किए जाएँ गोल एफर्ट्स ताकि राइट डायरेक्शन में जो है ना पार्टियंट रिकमेंडेशन के हिसाब से हायर एजुकेशन ऑटोनोमस बनाए, सोशल इम्प्लिकेशंस इनॉर्मस हों, चीज़ें जो है ना बेहतर से बेहतर हों, इकॉनमी को बेहतर किया जाए, मॉनिटर किया जाए चीज़ों को, एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए। तो ये मोस्टली के सेम ही थे, इंजीनियरिंग डेवलप करना, एग्रीकल्चर लाना, लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, तो ये चीज़ें थी। मेन जो पॉइंट थे अब रिफॉर्म एजेंडा जो था कंटिन्यू अब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म स्ट्रेटेजिक जो प्लान थे 2001 टू 2004 बेसिकली इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ लिबरल पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जंगीर ने 2008 में ये पब्लिश किया था कि इसका एजेंडा यही था कि ताकि जो है ना वो एजुकेशन सेक्टर को इंक्रीज उसमें इनरोलमेंट वगैरह इंक्रीज़ किया जाए, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट के लिए क्या है जी कि यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी गवर्नेंस और मैनेजमेंट पाकिस्तान में बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना गवर्नेंस का निज़ाम नहीं है, मेरिट ना हो, मेरिट को जो है ना किया जाए, प्रायोरिटी दी जाए। स्टूडेंट्स जो हैं जो स्टूडेंट्स काबिल हैं, जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, जो स्टूडेंट गुड शार्प स्टूडेंट हैं, उनको टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएँ, मैनेज अच्छे से किया जाए, प्रॉपर जो है ना निज़ाम हो। जिस तरह स्कूल कॉलेज लेवल पे मेहनत होती है इस तरह यूनिवर्सिटी में प्रॉपर मेहनत नहीं होती, टीचर्स का जो है ना वो प्रॉपर उनकी क्लासेस होती हैं, इस चीज़ को जो है ना मैनेजमेंट यानी बेहतर होनी चाहिए। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फॉर क्वालिटी के लिए सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करे, क्वालिटी के लिए सपोर्ट करे, फंडिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा, बजट में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का हिस्सा रखा जाए, फैकल्टी एंड स्टाफ जो है ना वो वेल ट्रेंड हों, वेल जो है ना वो एजुकेटेड लोग हों, काबिल लोग हों, मेरिट पे आए हुए लोग हों, रिसर्च हो, करिकुलम बेहतरीन हो, रिसर्च हो, यानी ताकि जो है ना लोग जदीद जो है ना वो इनोवेशन हो, डिस्कवरीज हो। फिर करिकुलम बहुत बेहतरीन हो, निसाब अच्छा होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इंश्योर करें, असेसमेंट हो, एवैल्यूएशन हो, ताकि चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं कि नहीं। थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Thank you for watching Education Academies. Like the video, give positive or negative feedback in comment box. Also subscribe the channel. If you have any suggestion, you can give in comment box. Thank you for watching Education Academy.